तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो सवाल स्टार्ट टू ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 348 में आप सभी का स्वागत है। तो यार कई सारे लोग जो कि पिछले एपिसोड में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही धांसू थंबनेल लगा दी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार ये ब्लड रिवर मूवी वाली सीन नहीं है। अरे यार उन्हें बता दो कि ये ऑरिजिन कॉन्टिनेंट नॉवल चल रही है, हम लोग उससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। तो यार जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने अपने पावर को शोकेस कर दिया था, जिसकी वजह से दो इनविंसिबल रियलम के बंदों की नज़र अपने लू फेंग पे आ जाती है और वो किसी को बताने के लिए गए होते हैं। और वो बताने किसको गए थे ये जानकर आप हैरान हो जाओगे और आपको लगेगा भी नहीं कि वो सीनियर कोई और है। जिसके साथ दिखाया जाता है हमें उसी बड़े से हिनवान पैलेस के अंदर के ग्रैंड हॉल का सीन, जहाँ पर सिल्वर हेयर और वो बंदी किसी के सामने झुककर खड़ी थी और वो किसी का इंतजार कर रहे थे। और तभी एक इनविंसिबल वेव उन सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस वेव के अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर निकलता है। और ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि अपने सीनियर युवान ही होते हैं, जो कि ऑलरेडी लू फेंग से पहले मिल चुका होता है। जिसके साथ वो दोनों बंदे और बंदियां अपने सीनियर युवान के सामने झुकते हुए कहते हैं, मेरे लॉर्ड। अल्दो उन सब की पावर्स लेवल भी हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स की जैसे हो चुकी है, उनकी पावर्स भी केज वर्ल्ड को ट्रांसेंड कर चुकी है। मतलब ये सब की भी पावर्स निकल चुकी है, ये सब केज वर्ल्ड से ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, इनकी पावर्स उतनी लेवल तक थी। लेकिन फिर भी इन्हें यहाँ पर इसलिए रखा गया था ताकि ये उन सारे इनविंसिबल रियलम को देख सके, परख सके और उनके बारे में जान सके और ओवरलॉर्ड युवान को बता सके कि हाँ एक और इनविंसिबल रियलम का बंदा डार्क होली रियलम में पैदा ले चुका है, आपको उसकी ज़रूरत है। जिसके साथ वो उसके सामने खड़े थे। अब युवान इस्माइल से कहता है कि गेया फया, क्या यहाँ फिर से डार्क होली रियलम में एक इनविंसिबल रियलम का बंदा न्यूचोर हो चुका है क्या? तो वहाँ पे सिल्वर ब्रॉडर मैन कहता है कि हाँ उसका नाम लुओ फेंग है और वो ऑरिजिन वर्ल्ड के ऑरिजिन कॉन्टिनेंट से आया है। उसे इस डार्क होली रियलम में आए हुए सिर्फ 1000 ईपोस का ही टाइम हुआ है। जिसके साथ वो लेडी वहाँ पर आगे कहती है कि उसने ना तो अपने विल पावर को ट्रांसेंड कराया है और ना ही उसने ह्यूमन ब्लड लाइन सिस्टम को रिकल्टिवेट किया है, लेकिन इतने सब से ही उसकी स्ट्रेंथ एक इनविंसिबल रियलम तक आ चुकी है। अब उसके कहने का क्या मतलब था कि ह्यूमन ब्लड लाइन सिस्टम को फिर से कल्टिवेट करना, इसका साफ मतलब ये था कि बहुत सारे बंदे ऐसे थे जो कि आगे चलकर अटक जाते थे, उनकी पावर्स नहीं बढ़ती थी, तो उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता था, उन्हें फिर से ह्यूमन ब्लड लाइन सिस्टम्स को स्टडी करना पड़ता था। लेकिन लू फेंग ने ऐसा उतना किया ही नहीं। जिसके साथ हमें यहाँ पे युवान की कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है। देखो युवान की रियल बॉडी नहीं थी बल्कि उसकी सिर्फ यहाँ पे कॉन्शियसनेस मौजूद थी और इस कॉन्शियसनेस के नज़र से डार्क होली रियलम में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था जो कि उसके नज़र से छिपा रह सकता था। अब लू फेंग के बारे में ऑलरेडी हर एक चीज़ जान चुका होता है। अब युवान दूर के नज़ारे में देखता है जहाँ पे लू फेंग अपनी दहशत दिखा रहा था। इस मोमेंट पे लू फेंग स्पेस टाइम को कोलैप्स करवा चुका था और 15 एम्प्रेस सीक्रेट वॉइड के अंदर कैद थे और वो सभी झुके हुए थे। यहाँ तक कि 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस वो तो कांप रहे होते हैं। बॉग जी और बाकी के 2 बंदे अपने उसी साइड पे खड़े होते और तभी वहाँ पे हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग को देखते ही पहचान जाता है कि यार ये तो वही बंदा है जिसके पास स्टार टावर मौजूद थी। और वो कहता है कि इस बंदे से तो मैं ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में मिल चुका हूँ, वैसे सारी चीज़ें पता चल रही थी। अब ये इस बंदे की नज़र से तो कुछ छिपा रहने वाला नहीं है क्योंकि ये सब कुछ देख सकता है। युवान कहता है कि एक और ऑरिजिन वर्ल्ड से आ ही गया। अब देखो यहाँ पर ऑरिजिन वर्ल्ड बहुत कम है, भले ही बात करें वर्ल्ड्स की जो कि मेड वर्ल्ड से तो ये बिलियंस की दात में है, लेकिन ऑरिजिन कॉन्टिनेंट जैसे वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा कम नंबर में होते हैं। तो देखा जाए तो इस हिसाब से उन बिलियंस ऑफ वर्ल्ड से ज़्यादा बंदे ना इनविंसिबल वर्ल्ड में आने चाहिए थे, लेकिन वो लाइफ फॉर्म्स धीरे धीरे कमज़ोर होते गए और बिलियंस ऑफ वर्ल्ड की जगह और भी ज़्यादा पावर्स आने लगी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट से। पहले जब दुनियाएं बनी थी तो उन बिलियंस ऑफ वर्ल्ड के अंदर से ही सबसे भयंकर वाली ब्लड लाइन्स बाहर निकलते थे, उनके अंदर से ही बहुत भयंकर भयंकर लेवल वाले गॉड एम्प्रेस बाहर निकला करते थे। समय बीतता गया तब प्रोपोर्शन ऑरिजिन वर्ल्ड कॉन्टिनेंट डोमिनेट करना शुरू कर दी, उनमें से ज़्यादा पावरफुल बंदे आना निकलना शुरू कर दिए। साफ था कि उन सब के पास एक सेफ
पैलेस थी जहाँ पे वो आराम से कल्टीवेट कर सकते थे। लेकिन बाहर के बिलियंस ऑफ वर्ड्स में बंदों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन मॉन्स्टर्स की भी तो संख्या बढ़ती गई। इसी कारण वो सब खत्म होने लगे अपने फुल पोटेंशियल पे आने से पहले ही, जिसके साथ ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं। अब यहाँ पे सिल्वर हेयर्ड मैन अपने युवान से पूछते हैं कि क्या लू फेंग को पढ़ाना चाहते हैं, उसको स्टडी करवाना चाहते हैं। तो लू फेंग युवान की तरफ देख कर कहता है कि नहीं, वो सिर्फ अभी सेमी ह्यूमन डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ में नहीं पहुंचा है, उसे आने में अभी एक और स्टेप को कंप्लीट करना होगा। फिलहाल में हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब वो इसको कंप्लीट कर लेगा तो मैं उसके पास ज़रूर जाऊंगा। जिसको सुनकर सिल्वर हेयर मैन फिर से कहता है कि लेकिन ये बंदा तो ऑलरेडी इनविंसिबल रियलम में आ चुका है, और जो भी प्रैक्टिसर डार्क होली रियलम में रहकर इनविंसिबल रियलम तक आ जाता है उससे आप गाइड किया करते हैं। तो युवान इस्तेमाल करते हुए कहता कि सिंपली उन सबको जो सोचना है सोचते रहने दो, मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाता हूँ, उन्हीं को डायरेक्शन देता हूँ जो कि सच में केज वर्ल्ड को ट्रांससेंड करने के वर्ड्स पे आ चुके होते हैं। लेकिन इसके लिए भी उन्हें 3 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। सबसे पहले उनकी स्पिरिचुअल विल केज वर्ल्ड पावर को ट्रांससेंड करनी चाहिए, या फिर उन्हें वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को रिफाइन कर लेना चाहिए। अब देखो ये भी कंडीशन में थी कि आप अगर एक ह्यूमन ब्लड लाइन को अचीव कर लिए रिफाइन करने में तो आपको ये सिखाएंगे, लेकिन इस वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर इसको रिफाइन करने जाओगे और सोल पॉल्यूट हो जाएगी ना तो खत्म, टाटा बाय बाय, फिर तुम्हारी ओरिजिन कंटेंट भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगी तुम्हें, इसलिए इसको इतना ज़्यादा हार्ड माना जाता है। या फिर तीसरा जो कि लू फेंग यूज कर रहा था अपने सेमी ह्यूमन लेवल फ्यूजन पाथ कल्टिवेशन पे, तो यहाँ पे वो कहता कि अगर उस लू फेंग ने इन तीनों में से किसी एक को कंप्लीट कर लिया तो मैं उसको पर्सनली गाइड करूंगा। लेकिन लू फेंग ने अभी तक तीनों में से किसी एक को भी कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं अभी उसको नहीं सिखाने वाला हूँ। जिसको सुनकर वो लेडी भी कहती कि ठीक है मैं समझ गई, यहाँ पर ऐसा होना ही था। जिसके साथ वो सब बात करने लगता है और यहाँ पर वही वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के बारे में फिर से समझाया जाने लगता है। जिसके साथ गेम अपने युवान से पूछते हैं कि जब भी कोई बंदा एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन्स को रिफाइन कर लेता है तो वो भी आसानी से एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन जाता है, लेकिन इस लू फेंग ने तो लाइफ एंड डेथ दाव को सेमी ह्यूमन रियलम तक भी नहीं पहुंचाया है। आखिरकार ये इतना ज़्यादा पावरफुल क्या से हो सकता है? मतलब ये आपके मन में भी सवाल होगा, हमारे मन में और इन बंदों के मन में भी था कि आखिरकार लू फेंग इतना जल्दी इतना पावरफुल क्या से हो सकता है। जिसको सुनकर युवान सिंपली स्माइल करने लगता है। लू फेंग की तरफ देख कर क्या आता है कि देखो फ्यूजन के पाथ के अंदर भी उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा वैरी करती है। लू फेंग ने लाइफ एंड डेथ कल्टिवेशन डॉ पे निर्भर की है, जिससे कि उसकी जो कल्टीवेशन का रास्ता है ना वो बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है, और इसमें उसको बहुत भयंकर वाली पावर्स मिलती हैं और ये एक्सट्रीम डॉ पे चलती है। इसको सुनकर ये भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार ये एक्सट्रीम डॉ होता क्या है। तो युवान लू फेंग की तरफ ग्रेट इंटरेस्ट से देखकर फिर से कहते हैं कि फ्यूजन पाथ एक दूसरे से मेंटेन करके चलते हैं, लेकिन अगर इसी फ्यूजन को तुम एक्सट्रीम तक ले गए, मतलब सेमी ह्यूमन या फिर लेट स्टेज तक ले गए, तो इसकी पावर्स लेवल्स के बढ़ने के साथ बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ जाती है। और वो यहाँ पे क्यूरियस होते हुए क्या थे कि मैं बस क्यूरियस हूँ कि आखिरकार ये लू फेंग कितना आगे तक पहुँच जाएगा। अब यूजुअली युवान उन सारे लोगों पर अटेंशन देते थे जो कि ओरिजिन वर्ल्ड से निकला करते थे, और साथ में वो उन पर थोड़ा सा कम ध्यान देते थे जो कि इनविंसिबल रियलम में आया करते थे। लेकिन वो ऐसे बंदे की तलाश में रहते थे जो कि सेमी ह्यूमन लेवल पे फ्यूजन पाथ पे पहुंचे, जैसे कि लू फेंग जा रहा है। लू फेंग के ऊपर अपने युवान का बहुत बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे स्पॉइलर की फ्यूचर में जाके युवान और लू फेंग एक काफ़ी गहरे दोस्त बनते हैं। भले ही युवान बहुत ही बुढ़ा घुसर हो चुका है, लेकिन लू फेंग भी तगड़ू नौजवान बंदा है, तो दोनों के बीच में दोस्ती होने वाली आगे चलकर। जिसके साथ युवान उन दोनों से ऑर्डर देते हैं कि देखो तुम दोनों अपनी आंखों पे लू फेंग पे गरा कर रखो, जैसे ही वो सेमी ह्यूमन रियलम तक पहुंचे उसी मोमेंट मुझे आगाह कर देना। जिसको सुनकर वो दोनों कहते हैं ठीक है, और तभी युवान भी वहां से गायब हो जाते हैं। इसके साथ हमें लू फेंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग का जो स्पेस एंड टाइम्स कोलैप्स किया हुआ था वो कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। लू फेंग अपने पावर्स को विड्रॉ कर लेता है। 15 गॉड एम्पर जिसमें से म्यूजी भी थे वो वहाँ पे सिंसियरिटी से खड़े होते हैं, और यहाँ पे 1000
1000 इपोज में वो कहते हैं कि हम लोग इस कंपनसेशन को जरूर दे देंगे गॉड एम्परर, जहाँ पे वो कहते हैं, जिसके साथ लू फेंग भी हामी भरते हैं और वो कहता है कि चलो चलते हैं, और वो बॉगजी, बायन और चीजें को अपने शिप पे बैठाकर निकल पड़ते हैं। अब 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस वो बंदे ना कांप रहे होते हैं। वो जाते वक्त लू फेंग से कहते हैं फेयरवेल गॉड एम्परर लू फेंग, और वो सभी लू फेंग के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल थे कि उन्होंने पहले आकर अटैक नहीं किया, वरना उन सब की भी इसी तरह से हाथ लग जाती और उन सबको भी लू फेंग का गुस्सा का सामना करना पड़ता। जिसके साथ लू फेंग वहां पे अपने स्पेस को ओपन करता है और एकदम से शिप गायब हो जाती है और वहां पे खत्म। मतलब कि लू फेंग ने एक लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशल ट्रांसवर्सल का यूज किया होता है। इसको देखकर बॉक्जिन, बायन और चीजेंग भी काफी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लू फेंग डायमेंशन रिफ्ट को कट करके आगे बढ़ रहा होता है। मतलब कि लू फेंग डार्क होलिवर में रह के टेलीपोर्टेशन की पावर को यूज कर पा रहा था। इनविंसिबल विलन ऐसा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लू फेंग की पावर्स बढ़ चुकी, तो ऐसा तो वो कर ही सकता है, और एकदम से लू फेंग की जो पावर्स थी वो एक्टिवेट होती है और लू फेंग टेलीपोर्ट करके निकल पड़ता है। अब लू फेंग उन तीनों बंदों की तरफ देखने लगता है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग समझ गया था कि आखिरकार ये तीनों क्या सोच रहे थे। लू फेंग शुरुआत में ही चाहता तो आराम से सिटी से ही वहां पे टेलीपोर्ट करके डायरेक्टली वहां पे लार्ज हिनवन हॉल पे आ जाता, लेकिन लू फेंग ने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि वो बस देखना चाहता था कि गॉड एम्परर मेगजी और बाकी के कंबाइंड पावर्स कितनी ज्यादा होते हैं। क्या मैं उन सबको एक साथ मिलकर हरा सकता हूँ? आखिरकार ये पीक लेवल एग्जिस्टेंस के पावर होते क्या है? मतलब लू फेंग अभी तक एक भी पीक लेवल से फाइट नहीं किया था, तो उससे चुल मची थी कि मुझे जानना कि आखिरकार ये पीक लेवल के एग्जिस्टेंस होते क्या से। इसलिए लू फेंग अपने पावर्स को यूज करके एकदम से निकला नहीं, बस उनके आने का वेट कर रहा था। अब लू फेंग ये भी अच्छे से जानता था कि वो 8 कंपेनियंस लू फेंग पर अटैक करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन बच्चे बच गए होते, इसलिए लू फेंग उन सबको छोड़ देता है। लू फेंग इतना भी क्रूएल नहीं है कि वो ऐसे ही किसी को सजा दे देगा। इसके साथ वहाँ पे लू फेंग सोचने लगता है कि यार इनविंसिबल रियलम के प्रैक्टिशनर्स को कहा जाता है कि उन्हें सीनियर युवान के द्वारा गाइड मिलती है बाकी के द्वारा, लेकिन मैं तो इनविंसिबल रियलम में आ चुका हूँ ना, तो आखिरकार मुझे गाइडेंस क्यों नहीं मिल रही है? मतलब लू फेंग के अंदर भी एक सवाल आ जाती है। इसको सुनकर बॉक्जी यार वो भी लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं। वो लू फेंग की भावनाओं को देखकर समझ जाते हैं। वो इमीडिएटली कहते हैं कि जबकि आपने अपने स्ट्रेंथ को इनविंसिबल रियलम तक दिखा दी, तो मैं श्योर हूँ कि सीनियर युवान और बाकी सब बहुत ही जल्दी आपको गाइड करने के लिए जरूर आएंगे। बॉक्जी ये भी कहते हैं कि वो काफी ज्यादा बिजी होते हैं, तो यार 1-2 हज़ार इपोज तो आराम से लग सकते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। लू फेंग भी हामी भरता है और ज्यादा रिटेन नहीं करता। ऑब्जर्वेशनल शिप को एकदम से हाई स्पीड से क्रैक को पार कराते हुए हिनवन सिटी की तरफ आगे बढ़ाने लगता है। अब चैंगफेंग सिटी में कुछ पीक लेवल एग्जिस्टेंस जो कि अपने क्लोन्स को भेजे हुए थे ताकि वो इस ग्रैंड बैटल को विटनेस कर सके, तो वो उतनी जल्दी पहुंच ही नहीं पाते। लू फेंग उधर निकल चुका, तो फिर से हमें चैंगफेंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारे बंदे देखते कि कैसे गॉड एम्परर मेगजी और 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस वापस आ चुके थे। अब उन्होंने काउजन इफेक्ट के इंडक्शन से ये कंफर्म कर लिया था कि ये लोग काफी ज्यादा फास्ट आ चुके हैं और ये सभी काफी ज्यादा सही सलामत आए हुए हैं। एक खरोच थी नहीं उन सब के ऊपर, तो उन सबको लगा था कि फाइनली इन लोगों ने लू फेंग और उन तीनों बंदों को लूट लिया होता है। उसी के साथ वहां पे वो बंदे होते हैं जो कि सोचने लगते हैं कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि बॉगजी और बाकी के बंदे काफी ज्यादा मतलब वो सभी भी जिंदा है और वो सभी हिनवन सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि गॉड एम्परर लू फेंग इन सब के सामने कुछ भी नहीं कर पाए थे, इसी कारण इन्होंने खुद को सरेंडर करके टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इनवन क्रिस्टल्स दे दिया। इसी कारण गॉड एम्परर मेगजी ने उसे स्पेयर कर दिया कि जाओ बालक तुम जा सकते हो। और यहाँ पे पीक लेवल बेंग्स थे, वो अपने अपने एजम्पशन बनाने लगते कि हाँ ऐसे चीजें हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लू फेंग और गॉड एम्परर मेगजी स्ट्रॉन्ग और लू फेंग काफ़ी ज़्यादा वीक है, क्योंकि यार ये सारे बंदे जो 8 हेवनली वॉर्म चैंपियंस थे और साथ में गॉड एम्परर मेगजी थे, वो पूरी तरह से कुछ भी नहीं, खरोच तक नहीं लगी थी, तो वो सब अपने बात करने लगते हैं। यहाँ से बहुत सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, जिसके साथ हमें सिटी लॉर्ड फैंग क्याओ को भी दिखाया जाता है, जो भी इस नज़ारे को देख रहे थे और वो भी सोचने लगता है कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या। वो भी लोगों की बात सुन रहे थे कि हाँ ऐसे हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि बॉगजी काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है और लू फेंग काफ़ी ज़्यादा डीप है। उसके मैंने देखा कि उसने यूलना सिटी में क्या क्या कर रखा है, तो आखिरकार उस जैसे बंदे के हिसाब से टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन क्रिस्टल्स कैसे लूटे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्टीज आए नहीं है, तो यार वो भी कंफ्यूज
कंफ्यूज होता है कि आखिरकार हुआ क्या। और सिटी लाइट फांग डायरेक्टली ब्रदर मिक्सी को मैसेज करता है कि ब्रदर मिक्सी, मुझसे आकर मिलो, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने गॉड एम्पर लू फेंग से टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन क्रिस्टल लूट लिए हैं। अब यहाँ पे चैनफेन सिटी में स्टेटस के मामले में सिटी लॉर्ड फैंक्याओ नंबर 1 पे आते थे, वहीं पे गॉड एम्पर म्यूजी रैंक 2 पे आते हैं, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है गॉड एम्पर म्यूजी को, जो कि यार उस मैसेज को सुनते हुए कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उस बंदे ने भी अपने रास्ते में ड्रीमर्स को सुन रखा था और डायरेक्टली कह देता है कि ऐसा गलत बात है। गॉड एम्पर लू फेंग की स्ट्रेंथ पूरे के पूरे डार्क होली वेलम में अनमैच्ड है। आखिरकार हम उससे टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन क्रिस्टल कैसे ही लूट सकते हैं, जिसको सुनकर चैनफेंग सीआरटी लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो। और वो जल्दी से पूछते कि तुम कह रहे हो कि वो डार्क होली वेलम में अनमैच वाला बंदा है। तो गॉड एम्पर म्यूजिक कहता कि हाँ वो अनमैच बंदा है, कोई भी उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। जिसको सुनकर सिटी लॉर्ड फैंक्याओ काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि क्या गॉड एम्पर लू फेंग एक इनविजिबल रियलम के एग्जिस्टेंस से, एक इनविजिबल रियलम का एग्जिस्टेंस उसके चैनफेन सिटी में हजारों एपोस तक रहता आया है। यहाँ तक कि उसने उसके साथ कई सारे ट्रांजेक्शन्स भी किए हैं, लेकिन उन ट्रांजेक्शन्स में उसने लू फेंग को लूटा भी था, उससे प्रॉफिट भी कमाए होते हैं। और असल में उससे यार काफी ज्यादा हैरान हो रही थी और डर लग रहा था कि उसने एक इनविजिबल रियलम से प्रॉफिट कमाया है। इस मोमेंट पे उस बंदे को काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उसने एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, सच में मिस कर दिया। अगर उसने थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखाई होती तो यार उसकी किस्मत अभी कुछ और ही होती। और चीफ फेंग सिटी लॉर्ड फेंग क्या अपने दांतों को पीसते हुए कहा था कि वो एक्चुअली 1000 इपोस से ही आया था। उसने तो ह्यूमन हॉल में भी नहीं, ग्रैंड ह्यूमन हॉल में भी कदम नहीं रखा, लेकिन फिर भी वो एक इनविजिबल रियलम तक आ चुका है। इस बंदे की पोटेंशियल तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। वो कहा था कि मुझे जाना होगा, मुझे कैसे भी करके जाना होगा, अगर उससे मुझे थोड़ी सी भी गाइडेंस मिल सकती है तो ये वर्थ इट होगी। और वो इमीडिएटली अपने एक मेजर क्लोन को ग्रैंड ह्यूमन हॉल की तरफ भेजते ताकि वो उससे मिल सके, ताकि वो अपने सीनियर ब्रदर को भी इसके बारे में बता सके। अब यहाँ पे सिटी लॉर्ड फैंक्याओ का सीनियर ब्रदर कोई और नहीं जियो लॉन्ग डॉजुन होता है, जिसे 9 ड्रैगन डॉ लॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि सिटी लॉर्ड ग्रैंड ह्यूमन हॉल में ही रहा करता है। अब यहाँ पे ह्यूमन हॉल एक फर्स्ट और फ्योरमोस्ट सिटी में से माना जाता है, जिसके साथ हमें उसी का सीन दिखाया जाता है। और फाइनली लू फेंग अपने शिप को वहां पे क्रैक करके ले आता है, मतलब स्पेस को क्रैक करके उसके बाहर अपीयर करवाता है। फाइनली लू फेंग उसके सामने ही आकर खड़ा हो जाता है। इसके साथ बॉक्जी और बायन एक दूसरे की तरफ देखकर कहते कि हम लोग आ चुके हैं, इसमें तो हमें कुछ ही देर का समय लगा, मतलब उन सबको यहाँ पे आने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता अगर वो नॉर्मली आते, लेकिन लू फेंग की पावर्स की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी यहाँ पर आ चुके होते, मतलब कुछ ज़्यादा ही स्पीड में लू फेंग उन सबको ले आया होता। लू फेंग उन्हीं ग्रैंड ह्यूमन हॉल की तरफ देखने लगता है और लू फेंग की नज़रें उन्हीं पे लॉक होती हैं। अब इसी के साथ हमें दिखाया जाता कि वहाँ पर वो दोनों बंदे अभी भी लू फेंग को देख रहे होते हैं, मतलब कि लू फेंग तो यहाँ पे आ चुका था, तो वो दोनों बंदे लू फेंग पे ही नजर बनाए हुए होते हैं। और पाया कहती है कि वो यहाँ पे आ चुका है, तो गिया भी बोलता है कि लॉर्ड के मुताबिक लू फेंग अभी सिर्फ सेमी ह्यूमन लाइफ एंड डेथ डाउ से सिर्फ एक ही कदम दूर है और इसने अभी तक अपने बॉटलनेक को टच नहीं किया है, वो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस कर रहा है। उसके कल्टीवेशन स्पीड और पोटेंशियल से उसके रास्ते में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि उसको रोक सकता है। जिसको सुनकर पाया भी यार कहते हैं कि हाँ इंडीड वो बहुत ही जल्दी हमें भी सरपास कर देगा। अब प्रीवियस जो पार्ट्स जो होते हैं उन्होंने यार उसमें ह्यूमन ब्लड लाइन को रिफाइन करना पड़ता है, लेकिन लू फेंग का जो थर्ड पार्ट था जो कि उसने चुना था वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। सेमी ह्यूमन फ्यूजन पाथ वो लॉर्ड के गाइडेंस में आता है और जो भी इसको अचीव करता है वो यूजुअली हायर नहीं बल्कि एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से कोई ट्रांसेंड करता है तो वो हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म बनता है, लेकिन उसके बाद आती है वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म, उसके बाद आती है एंसेस्टर लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म, जो कि आपको आगे पता चलेगी, अभी तक उतना जिक्र नहीं है। सिर्फ एक बार ही एंसेस्टर लेवल जो कि लू फेंग ने ट्रांजैक्शंस की थी एक ट्रेजर्स को उसमें दिखाई गई होती है। तो यहाँ पे गिया भी यही कहता है कि यार इसको बस थोड़ा सा ही टाइम की जरूरत है, अगर ये ओरिजिन वर्ल्ड को मास्टर कर लेगा तो ये ओरिजिन वर्ल्ड का लॉर्ड बन जाएगा। मतलब यहाँ पे पहली बार जिक्र होता है कि अगर लू फेंग ओरिजिन वर्ल्ड को मास्टर कर लिया तो इस पूरे के पूरे केज वर्ल्ड के अंदर जितनी भी दुनिया है उसका वो मास्टर बन जाएगा। लू फेंग के अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि वो बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स ओरिजिन कॉन्टिनेंट सब बाकी सबको कंट्रोल कर सकता है। और वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स काफी ज्यादा
रेयर होते हैं। कल्टीवेशन सिस्टम के मामले में भी उनकी स्ट्रेंथ और स्टेटस की बात करें तो इन दोनों बंदे से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आएंगे, क्योंकि यार इनकी पावर ही अलग अंदाज में होती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो बहुत ही जल्द लू फेंग के हम लोग पावर्स को देखने वाले हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे भी कि अब लू फेंग बहुत ही जल्दी कीवर्ड से ब्रेक थ्रू करने वाला, क्योंकि यार अगर लू फेंग ब्रेक थ्रू नहीं करता तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएंगे, क्योंकि लू फेंग की फाइट किसी से नहीं होगी और कोई उससे करने वाला भी नहीं जब तक कि एक हायर लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स लू फेंग पे आके अटैक न कर दे और उसके विल पावर्स को पॉल्यूट न कर दे। तब जाके हम लोग लू फेंग की डबल साइड को देख सकते हैं। एक तो अपना फ्यूजन पाथ लू फेंग चलेगा और दूसरा लू फेंग अपनी विल पावर को केज वर्ड से ट्रांससेंड करने की कोशिश कर। लेकिन ये विल पावर वाली थोड़ी सी थ्योरी थोड़ी सी गलत साबित हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने वाला। लू फेंग का विल पावर पॉल्यूट कर पाना इतना भी आसान थोड़ी ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।